हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 साइंस का सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। यानी कि ये जो पेपर है हूबहू ऐसा सा ही पेपर जो है आपको मार्च 2024 के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये पेपर्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉल्यूशंस वगैरह लिखे हुए मिल जाएंगे। अब इसके बारे में जो है इस वेबसाइट के बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली हैं इस वेबसाइट पर। अब शुरू करते हैं पेपर को। देखो, पेपर जो है सैम्पल पेपर है, ये आंसर की के साथ में इस वेबसाइट पर अपलोडेड है, तो आंसर की अगर चाहिए होगी तो डाउनलोड कर लेना। अब देखो, यहाँ पे जो है साइंस का जो पेपर है वो आएगा आपका 3 घंटे का। दोनों मीडियम साथ में आएंगे। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर 9th के और 11th वाले जो है ये सोचते हैं कि हमारे जो पेपर है स्कूल वाले टीचर्स बनाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं उनमें, जहाँ पे हरियाणा बोर्ड अप्रूव्ड स्कूल्स हैं। तो ऐसा नहीं होता। जो पेपर्स है वो आपके बाहर से बन के आते हैं। यानी कि जो है एग्ज़ाम जो टीचर्स है वो भिवानी बोर्ड वाले बनाते हैं, और उसके बाद में वो आपके स्कूल में भेजे जाते हैं, उनकी कॉपी करके आपको फिर बांट दी जाती है, या फिर जो है वही पेपर ओरिजिनल पेपर भी दे देते हैं स्कूल्स में, वो डिपेंड करता है। बट जो पेपर है वो बाहर से ही बनता है आपका। ठीक है, आपका जो पेपर आएगा वो आएगा 60 मार्क्स का, जिसमें 20 नंबर की फिर असेसमेंट और 20 नंबर के प्रैक्टिकल मार्क्स जुड़ के 100 नंबर वो साइंस में कंसिडर किए जाएंगे। सबसे आसान पेपर आता है साइंस का। देखो, इतना आसान नहीं है कि तुम मतलब ऐसे ही मजे मजे में कर लो, इतना भी आसान नहीं आता, लेकिन हाँ आसान पेपर आता है अगर आपने पढ़ रखा है तो। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके। देखो, पहला जो सेक्शन आएगा सेक्शन ए आएगा, जिसके अंदर आपको दिया जाएगा फिजिक्स का पोर्शन। फिर सेक्शन बी होगा जिसके अंदर होगी केमिस्ट्री। सेक्शन सी होगा जिसके अंदर होगी बायोलॉजी। ठीक है, लाइफ साइंस भी बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से जो आपके 3 सेक्शंस मिलेंगे, जिनके अंदर आपके बड़े से लेके छोटे तक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब चलो, सेक्शन ए है फिजिक्स, इसके क्वेश्चंस करते हैं। बल की इकाई क्या है, यानी या फिर यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। हिंदी में भी न्यूटन है और इंग्लिश में भी न्यूटन ही है। ठीक है, अब देखो ये दोनों मीडियम वालों के लिए करा दूंगा, आपको डाउट नहीं है। अब की बार थोड़े बहुत चेंजेस भी करे गए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, तो वो भी आपको पता लग जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो कौन सा है वो? किलोवाट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी? वो है किलोवाट में। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी से दो ही, देखो 2 MCQ आए हैं आपके फाइनल जो पेपर होगा उसमें भी। हर एक सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें से 2 MCQ देंगे आपको। उसके बाद में कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, जिनको आपको सोल्व करना रहेगा। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी से खालिस्तान द्वारा जकड़ा हुआ है। द एटमोस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय फिल इन द ब्लैंक। तो किससे है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, यानी कि वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जकड़ा हुआ, यहाँ पे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है? निर्वात होती है वैक्यूम। ठीक है, जो मतलब साउंड इन वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे ध्वनि की गति क्या होगी? 0 शून्य अंडा। ठीक है, कुछ नहीं होती वहाँ पे, ट्रैवल ही नहीं कर सकती। आपने ये पढ़ा होगा ना कि ध्वनि को जो है बहने के लिए, जाने के लिए जो है एक माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जब वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है तो आवाज़ कैसे जाएगी? तो वो जा ही नहीं सकती, तो वहाँ पे होगी 0। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना, नहीं तो इसमें आप गलती करके आ जाओगे और फिर मेरे को बोलोगे सर आपने सही से समझाया नहीं है। शांति से समझो इस क्वेश्चन को। आपके सभी जो क्वेश्चन पेपर है ना, सारे सब्जेक्ट, सब में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सेम सा क्वेश्चन होगा। और ये CBSE इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप कन्फ्यूज जरूर हो जाओगे, इसमें डर जाओगे फालतू में। और ये देखो, इस बुक आपका जो पेपर साइंस का, इसमें 3 आएंगे, तीनों सब्जेक्टों में एक एक। ठीक है, अभिकथन दिया होगा ए नाम से, कारण देंगे जिसको बोलेंगे ये लोग आर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एक अभिकथन है, एक पंक्ति है, हमको क्या करना है, उसको पहले ये डिटेक्ट करना है कि वो सही है या गलत है, जो ये बात बोल रहे हैं हमको। उसके बाद एक कारण दिया होगा, उसको भी पढ़ना है कि क्या वो सही है या फिर वो गलत है। उसके बाद में हमको ये देखना है कि क्या ये जो पंक्ति ए है
उसका रिलेशन इससे है, यानी कि उससे संबंधित है ये चीज़, उसका कारण के तौर पे कहीं ना कहीं हम अप्लाई कर सकते हैं? अगर हाँ तो फिर एक ऑप्शन रहेगा, अगर नहीं तो फिर अलग ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपको पहले क्या करना है, इतनी सारी चीज़ों में आपको पहले ये ढूंढना है कि इनमें से ए या फिर आर कोई सा गलत हो, क्योंकि गलत है तो आपका सारा टाइम बच जाएगा, अगर गलत नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर। चलो इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे चंद्रमा की का अभिकथन दे रखा है, चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। क्या बात सही है? हाँ सही है, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, वैक्यूम है, तो उस वजह से वहां पे बातचीत तो होने नहीं वाली, आवाज ट्रैवल ही नहीं कर सकती। कारण दे रखा है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। अब क्या ये पंक्ति सही थी ऊपर वाली? हाँ ये बात सही थी। ये पंक्ति सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है, इसमें भी ए और आर दोनों सत्य है, सही है दोनों पंक्तियां, तो इन दोनों में से चूज करना है। अगर कोई गलत आती है, जैसे मान लो आर गलत होता तो ये वाला ऑप्शन होता, ए गलत होता तो ये वाला, इसमें टाइम बच जाता। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है आर ए की सही व्याख्या है या फिर सही व्याख्या नहीं है। तो देखो अब इसके लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसा दिमाग लगाना है? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चंद्रमा की बात हो रही है। चंद्रमा पर यानी कि हम बात नहीं कर सकते। उसके पीछे इन्होंने कारण दिया कि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि यही वो कारण है जिसकी वजह से ये लोग बातचीत नहीं कर पा रहे? हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका मतलब ये कथन सही है, यानी कि ये इसकी सही व्याख्या है, यानी कि हमारा आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? अब तो डाउट नहीं बचा ना, इसको गलत मत करके आना। इंग्लिश मीडियम वालों को भी करा देता हूँ। टू पर्सन्स ऑन द सरफेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। कोई एटमॉस्फेयर, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। तो अभी दोनों सेंटेंस जिस केस में सही हैं, फिर हमको देखना है इसका रिलेशन। अब ज़्यादातर केसेज में तो अगर कुछ ना पल्ले पड़े तो एक सिंपल ट्रिक अपना लेना तुम, कि जहाँ पर जिन में पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ कॉमन वर्ड्स मिलेंगे आपस में, जैसे इसमें मून है, इसमें भी मून है ना, तो यहाँ पे इस वजह से हम पहचान सकते हैं कि इससे रिलेट कर रहा है। अगर मान लो दोनों केसेज में सही है तो उसके बाद में अगर रिलेट कर रहा है तो करेक्ट वाला लगा लेना, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैचअप हो रहा है, ए ऑप्शन रहेगा। ये एक तरीका है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए, अगर समझ में आ ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान आएगा क्वेश्चन वैसे, क्योंकि ये लोग पहली बार दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि पहले से आते थे। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो वहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। एक ट्राली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने से के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? 2 नंबर में क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration दे रखा हमको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि 3 सेकंड के बाद जो है इसका जो रिस्पॉन्स है, मतलब वेलोसिटी है, वो क्या होगी। अब आपको क्या क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है जिसको पता ही है। एक्सेलरेशन इन्होंने दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम भी दे दिया है 3 सेकंड, और क्या चाहिए भाई? फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला। अब इसमें अप्लाई करो, वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको एक चीज है, आंसर की डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसमें जो है ना ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर आगे हमसे सोल्व ही नहीं हो रहा, हम अटक गए, गलत प्रोसेस हो गया, हमारे नंबर 2 की जगह 0 तो नहीं आ जाएंगे। देखो क्या क्या होता है, जो फॉर्मूला लिखा है आधा नंबर होता है फॉर्मूले का, ठीक है। आधा नंबर होता है उसके अंदर वैल्यूज पुट करने का। अब यहाँ पे चलो वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ मैं। v इज इक्वल टू 0, u 0 है हमारी 0, प्लस में a क्या है 2 और t क्या है 3, तो 2 तिया 6, तो वेलोसिटी क्या आ गई? 6 आ गई, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये मीटर पर सेकंड जो लिखोगे ना, ये यूनिट आपकी ध्यान रखनी है। अगर ये छोड़ दी तो आधा नंबर कट जाएगा इसमें से। कहीं फिर तुम बोलोगे सर हमारा गलती हो गया, हम गलती से भूल गए। यूनिट्स पे जरूर ध्यान देना, यूनिट बिल्कुल भी मत भूल के आना। उसके बाद में अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, यू टी सब कुछ दे रखा है, तो इस तरीके से आसान सा ना, छोटा सा है सवाल, है ना। v भी दे दिया, मतलब v निकालना है, u दे दिया, a दे दिया, t दे दिया,
मतलब यूँ तो हमको समझ लेना है वो चीज़। 2 नंबर का सवाल है, इत्तू सा सवाल है और हो गया बस आपके 2 नंबर कन्फर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अब इसमें आधा नंबर फार्मूले का रहता है, आधा नंबर और ये जो ये प्रोसेस करोगे ना, ये लास्ट वाला प्रोसेस, 1 नंबर इसका मिलता है, 1 नंबर फॉर्मूला और उसमें वैल्यू पुट करने तक का मिलता है, ठीक है। समझ गए ये चीज़? इसमें गलती मत करना, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें ही सेम ही लॉजिक पे क्वेश्चन दे दे और इसको 2 का बजाय 4 कर दे, तो डरना नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा और पुट करके कर देना। टाइम बदल दे, मान लो 6 सेकंड बाद पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल में वैल्यूज बदल देते हैं और कुछ नहीं बदलते वो, ठीक है। चाल एवं वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग में क्या अंतर है, इसके लिए आपको जो है याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए सिंपल तरीका है, आंसर की डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगा फिर तुम भूल जाओगे, है ना। तो आसान सा वही तरीका है जिससे आप आंसर की के थ्रू इसको याद कर सकते हो, या बुक से पढ़ लेना, ठीक है। मैं जो काम के क्वेश्चन है वो कराऊंगा, अभी बड़े क्वेश्चन आएंगे क्योंकि यार टाइम ही वेस्ट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। आंसर की डाउनलोड करोगे, आराम से बैठ के याद करते रहो, है ना, वो आसान तरीका है। एक समान वृत्तीय गति क्या है, उसका एक उदाहरण भी देना है। अब देखो इस चीज़ में जब यहाँ पे कभी उदाहरण वगैरह पूछा जाए, 1 नंबर का उदाहरण होता है, 1 नंबर की डेफिनेशन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है एक न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल करा देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में तुम लोग अटक जाते हो थोड़ा सा, इसलिए मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ यहाँ पे। ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। क्या दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है 100 हर्ट्ज। यह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करता है, कंपन बताना है हमको कितना करेगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज दे रखी है फ्रीक्वेंसी, हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, वाइब्रेशन निकालनी है, कितनी वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो एक चीज का, यहाँ पे मिनट दे रखी है और आवृत्ति हर्ट्ज में दे रखी है, ठीक है। 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड होती है, ऑब्वियस सी बात है 60 सेकंड। इन्होंने कितना पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड सोर्स और वाइब्रेट इन अ मिनट, ठीक है। ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ये जो आवृत्ति दे रखी है, ये 1 सेकंड के हिसाब से दे रखी है, 1 मिनट की निकालनी है, 60 सेकंड दे रखी है, मतलब 60 सेकंड में निकालनी है एक्चुअल में हमको। 1 में 100 है, और मतलब सिंपली कहें तो 1 सेकंड में कितनी आवृत्ति है, 100, या फिर कह लो वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी, और 60 सेकंड की निकालनी है, तो 60 गुना 100 कर दो, सीधी सी बात है, 60 गुना में 100, और क्या आ जाएगा, 6000, है ना, 6000 आ जाएगा, कंपनी ये वाइब्रेशंस आपकी आएंगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान सा है यार, कोई मुश्किल काम ही नहीं है, कितने आसानी से आपने निकाल दिया। तो यहाँ पे ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी निकाल, हाँ अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, वाइब्रेशन निकालनी थी, तो वाइब्रेशन आपकी आ गई। इतने छोटे छोटे सवाल आएंगे, कुछ डरना नहीं है। अब मान लो मैं लिख दूँ 100 की बजाय 500, 200 लिख दूंगा, तो आप आराम से कर सकते हो। ये फॉर्मूला लगाना नहीं, कुछ नहीं लगाना, सिंपल पता होना चाहिए भाई अरे इसका रिलेशन क्या आपस में, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बताइए, इसका गणितीय सूत्र F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन व्युत्पन्न करें, यानी कि इसको निकाल के दिखाना है, मास इंटू एक्सेलरेशन वाला जो सिस्टम है ना। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ, डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला F इजिकल टू ma, ये जो है फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना है आपको, और उसके अलावा जो है आपको नियम बताना है। 3 नंबर का है। अब 3 नंबर में जो है आपको किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे वो बता देता हूँ। आपके जो है 1 नंबर रहेगा फॉर्मूला डिराइव करने का, 2 नंबर रहेंगे इस लॉ को बताने के, ठीक है। या फिर डेट भी कर सकते हैं, वो इनकी मर्जी रहती है, बट अप्रोक्स ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये देखो, ये डिराइव आपको टीचर्स ने कराया होगा, ये सिखाया होगा, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते टाइम आपने देखा होगा ये चीज़, तो इसको कर लेना अच्छे से। ये वाला वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, सैम्पल पेपर को अच्छे से कर लेना, ये वाले को बहुत काम आएगा, लेकिन सिलेबस पूरा करने के बाद में करना, ठीक है। निम्नलिखित को परिभाषित करिए, डेफिनेशन देनी है वर्क की, शक्ति, ऊर्जा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, इनकी डेफिनेशन है सिंपल 1 नंबर की एक डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन में भी एक सवाल दिया गया है, देखो या तो आप ये ऊपर वाले क्वेश्चन कर लो 3 क्वेश्चन, या फिर ये न्यूमेरिकल है इसको सोल्व कर लो। न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा आता है न्यूमेरिकल। देखो मतलब आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी आप कर सकते हो। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर कार्य करने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड तक बदल देता है, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 3 नंबर में क्वेश्चन है। अब देखो आपको मास दे रखा है, ठीक है, इंग्लिश में भी करा देता हूँ, रुको एक बार। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड। वर्क डन निकालना है बाय फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो हमको निकालना है कितना रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या लिखना है, मास लिखना है, मतलब मास दे रखा है या फिर कह लो द्रव्यमान दे रखा है, वो कितना है 20 kg,
ठीक है। आपको इनिशियल वेलोसिटी u भी दे रखा है जो कि है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद में v भी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं, वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे हमको पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पहले निकालते हैं u के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं हम उसको। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, एम यू स्क्वेयर आएगा क्योंकि इनिशियल के लिए निकाल रहे हैं यू स्क्वेयर। वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ एम का मास कितना है 20 गुणा में 20 और गुणा में यू क्या है 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे 10, 2 से 20 कट गया 10 और 250 जूल आ गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की। उसके बाद निकालेंगे फाइनल वाली। फाइनल के लिए क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, एम वी स्क्वेयर हो जाएगा अब की बार, बस हाफ एम तो वही है, वी स्क्वेयर, वी कितना था 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4, अब कितना बच गया 40 जूल। 40 जूल आ गई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन कितना करा इसने, वर्क डन होता है ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें कितना चेंज हुआ है, ठीक है। फाइनल में कितनी थी हुई और इनिशियली कितनी थी, फाइनल में कितनी थी 40 और माइनस, और जो इनिशियली थी वो कितनी थी 250, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसका -210 जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा है, बस वैल्यूज बदल सकते हैं। एग्जाम में सेम लॉजिक पे आपका सवाल आएगा, सवाल की जो है सिर्फ वैल्यूज बदलते हैं एग्जाम में, आपका जो है पूरा क्वेश्चन नहीं बदल देते कि अजीबोगरीब क्वेश्चन दे दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं न्यूमेरिकल इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, बाकी डेफिनेशन वगैरह तो आप रट के चले जाते हो, ठीक है। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसका फॉर्मूला भी देखना है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो तुम बता दोगे, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर या डी स्क्वेयर, जो भी तुम कहो। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आप, वैसे फॉर्मूला इन्होंने जो बोर्ड वालों ने दिया है वही यही है, बड़ा एम छोटा एम लिख के, लेकिन m1 m2 आर स्क्वेयर, डिस्टेंस कह लो आर कह लो, एक ही चीज़ होती है। या और दूसरा है डिफाइन जी, राइट इट्स वैल्यू, जी को बताना है और इसकी वैल्यू भी साथ में हमको बतानी है। जी क्या होती है, ग्रेविटी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को डिफाइन करना हमको। यहाँ पे गुरुत्वाबल होता है शायद वो, है ना। तो ये जो है जी होता है, और यहाँ पे ये जो जी है इसके हिसाब से आई थिंक सो ये जी कांस्टेंट होता है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। डेफिनेशन जरूर, ये वैल्यू जरूर लिखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी। आप जो है पूरी आंसर की डाउनलोड कर लेना पीडीएफ से, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है, तो आप जो है आराम से इनको कर पाओगे, रिवीजन वगैरह भी अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे बताना आर्किमिडीज प्रिंसिपल और इसकी 2 एप्लीकेशन बतानी है, मास और वेट में डिफरेंस बताना है। ये ग्रेविटी वाले लॉजिक पे करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये थी आपका फिजिक्स वाला पोर्शन, ऐसे आएगा। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वह केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान। इसमें आपको थोड़ा सा जो है लॉजिक रिएक्शन वगैरह आनी चाहिए, नहीं तो आप अटक जाओगे। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर सकता है। तो कौन सा कर सकता है, वो है टिंडल इफेक्ट को, दूध जिसको हम टिंडल इफेक्ट है उसको हम मिल्क कह सकते हैं, वो शो कर सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है ना, उबल जाता है पानी, है ना। तो देखो ठोस, द्रव्य, गैस, ए बी दोनों, ए बी दोनों ठोस, मुझे गड़बड़ लग रही है यार, ए बी दोनों कैसे हो जाएंगे, इनको बी और सी देना चाहिए था, द्रव्य और गैस। ये गड़बड़ है, ठोस नहीं होता यार, जल है ये, मजाक कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी उबल जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड तो बिल्कुल नहीं रहने वाला क्योंकि सॉलिड बर्फ में होगा, बर्फ तो ये जमने नहीं वाला गलती से भी। लिक्विड में होगा बिल्कुल, और गैस में भी होता है कुछ। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको जो है, देखो अब दोनों ऑप्शन गलत दिए हैं वैसे इन्होंने, यहाँ पे इनको बी एंड सी लिखना था, लेकिन इन्होंने मिस टाइप किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, देखो स्टैंडर्डली अगर हम देखेंगे तो वो 100 डिग्री पे लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। अगर 100 से ऊपर जाता है जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट होता है, बट उस स्टेट पे इनको जो है बी एंड सी का ऑप्शन देना चाहिए था, जो कि इन्होंने मिस टाइप कर दिया कहीं ना कहीं। और अगर आप आंसर की देखोगे ना इनकी, इन्होंने आंसर की में भी डी ऑप्शन चूज कर रखा है, लेकिन इन्होंने मिस टाइप यहाँ पे कर दिया है, बी और सी आना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई ना, हो जाता है यार, पेपर बनाते टाइम इतनी छोटी मोटी गलतियां चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक के समस्थानिक का उपयोग करके परमाणु भट्टी के
ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। एन आइसोटोप ऑफ फिल इन द ब्लैंक इज यूज एज अ फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर। तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, यूरेनियम का यूज करते हैं, जिससे परमाणु हथियार भी बनाया जाता है, वही यूरेनियम है ये। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है हमको, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मूले याद रख लेना, कुछ एक चीज़ों के काम के फॉर्मूले हैं, पूछते हैं हर बार एग्जाम में, 2-4 फॉर्मूले आपकी बुक में, वो याद रख लेना। चलो अभी अभिकथन वाला क्वेश्चन है, अब कारण वगैरह देखते हैं इनके बारे में। अगरबत्ती की खुशबू कमरे के प्रत्येक कोने में पहुंच जाती है, क्या लगता है पहुंच जाती है? हाँ बिल्कुल पहुंच जाती है। गैसों में आकर्षण के अंतर आणविक बल सबसे कम होते हैं, तो ये हमको देखना है क्या ये सही है, ये भी सही है। चलो इंग्लिश वालों को भी करा देता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा इसके एक्सप्लेनेशन। फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक रीचेज टू एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम, तो बिल्कुल सही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लोएस्ट इन गैसेज, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है गैसेज में कम होता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों बात सही है। अब ये देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये पहले तो बोल रहे हैं कि जो अगरबत्ती की खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, उसके बाद ये बोल रहे हैं उसके पीछे कारण है कि उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम होता है। क्या वो उससे रिलेट कर रहा है कि फोर्स की वजह से ही ऐसा होता है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये, तो इसका मतलब है ये सही व्याख्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि यही वो कारण है जिसकी वजह से अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में प्रॉपरली फैल जाता है। ठीक है ना, तो ये हमको ध्यान देना है, मतलब लॉजिक दे भी रखा है उसके पीछे का, नहीं दे रखा है। अगर वर्ड मैच नहीं करते हैं कई बार, देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे यहाँ पे वर्ड मैच नहीं करेंगे कुछ भी, आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अलग चीज़ चल रही है, लेकिन आपको लॉजिक पे भी ध्यान देना है साथ में। बट मेजोरिटी ऑफ द केस में तुक्का मारने के लिए मैंने वो तरीका बताया था कि अगर वर्ड मैच ना करे तो आप जो है दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हिटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमको बताना है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, इनके जो है ना, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपसे अंतर वाले क्वेश्चन पूछे ना तो बीच में लाइन खींचो और ऐसे करके पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, एक साइड में समांगी मिश्रण, एक साइड में विषमांगी मिश्रण। अब जैसे 2 नंबर का है, 2 नंबर में आपको कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट, ठीक है, वो लिखने हैं। अब इनमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपको क्या करना है, जो अंतर बताओगे ना, जैसे 2 नंबर में दे रखा है, 2 पॉइंट तो इसके रिगार्डिंग होने चाहिए, एक उदाहरण दे देना। ठीक है, सबसे बेस्ट ये होता है और आपके आंसर में कभी टीचर नंबर नहीं काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं के साथ बोर के परमाणु मॉडल का आरेख बनाइए। बोर मॉडल का एटॉमिक विद 3 सेल्स, 3 सेल्स के साथ बोर मॉडल का वो बनाना हमको स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, 3 सेल, ऐसे वो वाला डायग्राम देखा होगा तुमने, रुको मैं, मेरे पास होगा शायद, सर्कल नहीं है यार हमारे पास, कोई बात नहीं, चलो इसमें है क्या, नहीं इसमें भी नहीं है। चलो देखो मैं छाप के दिखा देता हूँ, ऐसे ही काम चलाऊ सा। ये सर्कल है, ऐसे एटम बन गया, ऐसे 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 वाला छापना है बस। ये सेल का नाम लिखना है आपको कि ये जो है के होती है, ये एल, ये एम, ऐसे वो वाला मॉडल है ना बोर का, वो वाला छापना है बस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा डायग्राम है, ये छापना है, 2 नंबर फ्री के हैं। तो उसके बाद ऑप्शन में भी दे रखा है, अगर आपको ये समझ नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु अंक होता है 6, ठीक है, तो 6 को कैसे काटते हैं, 2 और 4। वैसे ही सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है 11, तो 2, 8 और 1, तो ऐसे लिखना है बस, आसान सा तो है यार, आराम से कर लोगे इनको, है ना, बहुत प्यारा पेपर आएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस यूनिट, सेल्सियस में बदलना है इनको, इन तीनों को। ठीक है, अब देखो 300 केल्विन, 300 केल्विन कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और उसके हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा, शायद 273 ऐसा कुछ होता है ना, उस के हिसाब से, तो वो वैल्यूज उसमें ऐड ऑन करो और निकल जाएगा, इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। अब गुण क्या होते हैं, गुण होते हैं यानी प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे 0, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, है ना, ऐसी चीज़ें बतानी है आपको बस, इनकी कंपैरिजन, और ये कहाँ पर होता है ये चीज़ें आप बता सकते हो। आप आंसर की देख लेना, उससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कैसे दिखाना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको बतानी है यहाँ पे, या फिर ऑप्शन में ये भी दे रखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के विद्यमान तत्वों के नाम बताइए, बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, बेकिंग पाउडर, यानी कि आपसे इनके केमिकल नाम पूछे जा रहे हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो गए हो, पता नहीं क्या मांग रहे हैं।
इनमें तत्व कौन से है? जैसे बुझा हुआ चूना, इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन होता है। अब ये दो चीजें, बस ये लिख दो, कैल्शियम और ऑक्सीजन, बस ये ऐसे लिखना है। वैसे ही बेकिंग पाउडर में क्या होता है? सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसका आपको जो है ना बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होगा, तब बता दोगे कि हाँ NaH जो भी है, तो Na सोडियम होता है, H हाइड्रोजन, उनका एक एक का बताना बस आपको कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है उसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे देख क्विकलाइम बेकिंग पाउडर, इन दो चीज़ों का आणविक द्रव्यमान बताना है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? मास, ठीक है। H2O का मास बताना है, और HNO3 का मास आपको पता होना चाहिए, वो आप टेबल वगैरह से याद कर लेना। वैसे देखो मेरे हिसाब से है ना, इन्होंने शायद टेबल काट रखी है आपके सिलेबस से, पिछले साल तो थी बुक में, अब की बार शायद वो चैप्टर हटाया था इन्होंने। हाँ, पेपर में गड़बड़ कर सकते हैं, ये मैं पक्का नहीं कह सकता, बट हाँ जो चैप्टर जो क्वेश्चन आपको लगे कि सर हमारी सिलेबस से नहीं है सैम्पल पेपर में, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि वो जो है कई बार मिस टाइप कर लेते हैं लोग, बनवाते हैं ना दूसरों से, कंपनियों से, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, वो पुरानी किताब से उठा के बना देते हैं, नई किताब नहीं देखते वो कई बार। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारी बुक में नहीं है तो उसको छोड़ देना, उस क्वेश्चन को, सीधी सी बात है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम और फिर लवक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन से कौन सा कवर्ड होता है इनमें से? वो होता है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है? रोहू, मृगल, सामान्य कार्प, कटला। सरफेस फीडर कौन सी है? रोहू, ये सेम नाम है इनके भी, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, कटलास, ठीक है, कटला भी कह रहे हैं। वर्षा ऋतु में होने वाली फसल को खालिस्तान फसल कहते हैं। कौन सी फसल होती है वर्षा ऋतु में? खरीफ की फसलें होती हैं। दो ही फसलों के बारे में पढ़ा है मेनली आपने, खरीफ और रबी के बारे में ना, तो रबी और खरीफ वो देख लेना कौन से सीजन में कौन सी होती है। वैसे आसान यही है, यानी कि जो गर्मियों का सीजन, बारिश गर्मियों में होती है ना, खरीफ यानी खराब हो जाती है, और जो है या फिर जो है आप दूसरी वाली है रबी क्रॉप, रबी से याद रख सकते हो, और रबी का मतलब है सर्दियाँ, ऐसे रजाई से याद कर सकते हो। ऐसे कोई भी ट्रिक लगाओ, बस नाम याद रहना चाहिए, एक को याद कर लो, खैसे खराब या रैसे रजाई, ठीक है। रजाई यानी कि सर्दियों के मौसम की है वो, खैसे खराब यानी गर्मियों के मौसम की है। कोई सा तरीका अपनाओ, याद रख लो बस उसको कैसे भी करके। कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपस्थितमय ऊतकों में पाई जाती हैं? विच सेल आर फाउंड इन कार्टिलेजियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी? तो वो कौन सी है? तो वो है हमारी हिंदी के लिए कॉन्ड्रोसाइट, या फिर जो है स्पेलिंग मैं दिखा देता हूँ इंग्लिश में लिख के एक बार, CHONDROCYTES, ठीक है, ये स्पेलिंग लिखनी है कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। या फिर हिंदी में जो है इसको उपास्थ्यणु भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे भी एक अभिकथन कारण दे रखा है, वसा उत्तक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं क्या ये बात सही है? हमको लग तो रही है भाई सही है, वसा उत्तक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। यह उत्तक एक कुचालक के रूप में भी कार्य करता है। कि आपका शरीर भाई करंट रोक देता है? नहीं रोकता है ना, तो बकवास मार रहे हैं लगता है ना। हाँ, तुम भी फंस गए मेरे झांसे में बिल्कुल से, है ना। देखो ये जो उत्तक है ना, ये कुचालक का काम करता है, लेकिन ये वाला नहीं करता। अगर देखो आपको मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, आप में से बताओ कितने कंफ्यूज हो गए, कमेंट में सच्ची सच्ची बताना, ठीक है। देखो अगर आपने पढ़ी होंगी ये चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, या पढ़े हुए में से पूछेंगे, ठीक है। वसा उत्तक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर नहीं पाया जाता, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत है, हमारी ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वाला सही है, दूसरे वाला पर स्टेटमेंट ही देखनी है फिर तो, जब एक गलत ही हो गया, पहले वाला गलत हो गया कोई टेंशन ही नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि सही है और आपने सही मान भी लिया होगा, है ना। तो अगर आप ऐसे आंख बंद करके चलते रहोगे तो भाई कुछ भी कर दोगे। चलो इंग्लिश वाले भी देख लो। एडिपोज टिश्यू इज फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल्स। टिश्यू ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर। दिस टिश्यू में, यानी कि एडिपोज टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भंडार गृहों गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है? तो अनाज की हानि जो है अलग अलग तरीक़ों से होती है, तो उनके बारे में बताना। 2 नंबर का 2 पॉइंट बना देने हैं। वैसे ही लेबल डायग्राम बनाना एनिमल सेल का, एक प्राणी कोशिका का एनिमल सेल का डायग्राम आपको छापना है 3 नंबर में। उसके नाम वगैरह भी लिखने छाप के, ठीक है। पेंसिल से बनाने हैं, डायग्राम आते हैं आपके साइंस के पेपर में और ज़्यादातर बायो में से ही आते हैं, तो आपको पेंसिल से ही बनाने हैं जितने भी
जितने भी डायग्राम आप बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं की स्थिति में क्या निष्कर्ष निकलता है, इनका निष्कर्ष देखना है, कंक्लूजन देखना है, मतलब बताना है कि क्या क्या रहेगा। जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर अधिक सांद्रता वाला जल होता है तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछ रहे हैं। जब बाहरी माध्यम की तुलना में कोशिका के भीतर कम सांद्रता वाला जल होता है और जब कोशिका के अंदर और उसके बाहरी माध्यम में जल की सांद्रता एक समान होती है। 3 केस देते हैं, एक बार बाहर, अंदर और अलग अलग केसेज में। अब देखते हैं क्या क्या होता है। देखो पहला केस देखते हैं। पहले में क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। दूसरे में क्या होगा, कोशिका ये वाली इस वाले में बी में कोशिका फूल जाएगी और इसमें कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है। जैसे ये वो होता है ना, डेड बॉडी होती है, वो ऐसे फूल जाती है पानी में, तो वो कंसंट्रेशन के ऊपर पूरा खेल होता है। आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे रीजन्स देने हैं। कंसंट्रेशन सेल है जिसमें लो वाटर कंसंट्रेशन, देन सराउंडिंग मीडियम, तो वो देखना है, आसान सा है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक पे है। या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद नहीं आया है, ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके अंदर डिफरेंस करना है रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में। अब आपकी मर्जी है, कोई सा कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 30वां क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस बताना है स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी। तो इन चीज़ों के हिसाब से हमको इनका बताना है कि कौन सा, मतलब स्ट्रेटेड कैसी होती है, अनस्ट्रेटेड या फिर कार्डिक। कार्डिक तो देखो दिल दिल में पाई जाती है। स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, वो अंदर बाहर का होता है ज़्यादा मैटर तो। और इसमें जो है 2 नंबर का, ये 5 नंबर का एक चीज़ ध्यान रखना, साइंस के पेपर में 5 नंबर का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलता, स्पेशली बहुत कम मिलता है कभी कभार। हर बार 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन को मिक्स करके या फिर एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन करके ऐसे जुगाड़बाजी करके ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। कभी भी पूरा एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको प्रॉपर। हाँ, एक आध बार दे भी देते हैं बट ज़्यादा नहीं मिलते वो। स्टोमेटा के फंक्शन, उसके बाद में जो है यहाँ पे पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्क्लेरचाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। डिफरेंस बताना है। डिफरेंस के लिए आपको वही टेबल बनानी है। न्यूरॉन का डायग्राम जरूर करके जाना, बहुत काम का है। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ नहीं है भाई, आगे खत्म हो गया पेपर, ठीक है। तो ये था आपका पेपर, मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया है। क्वेश्चंस के, बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी करा दिए हैं। बड़े क्वेश्चन के आप आंसर की डाउनलोड कर लेना, वो बेस्ट तरीका है याद करने का, क्योंकि आंसर ही याद करने आपको, वो ऐसे लिख के काम नहीं चलता। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट कहाँ जाना है। गूगल में जाना है आपके ब्राउजर में, cclchapter.com लिखना है। नाम लिख लोगे ना, ये नाम देखो CCL चैप्टर, ये लिख लेना, आपके सामने वेबसाइट आएगी ऊपर ऊपर, और उसको खोल लेना पहले वाली को। उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है क्वेश्चन पेपर में और मॉडल पेपर में जाना है, ठीक है, मॉडल पेपर में। और यहाँ पर आपकी क्लास चूज करनी, पहले बोर्ड चूज करना है HBSC बोर्ड यानी हरियाणा बोर्ड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 9th के सैंपल पेपर में जाना है और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्टों के सैंपल पेपर विद आंसर की मिल जाएंगे। जो प्राइमरी सब्जेक्ट है तो उनके सैंपल पेपर भी है, आंसर की भी है कुछ पेपरों की, ठीक है। तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं हरियाणा बोर्ड के लिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिलेंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाके तो यहाँ पे हरियाणा बोर्ड चूज कर लेना अपना बोर्ड, और उसके बाद 9th के सारे पेपर सारे ईयर्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनको भी सोल्व कर लेना, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यानी कि एग्जाम में आप लगभग ये मान लो, जिनको सिर्फ पास होना ना या फिर अच्छा स्कोर करना, मतलब अच्छे का मतलब है कि 60 नंबर का पेपर है, उसमें कम से कम आपके 40+ नंबर चाहिए आपको, तो आप सिर्फ सैंपल पेपर और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स करके चले जाना, इनके आंसर्स अच्छे से याद करके चले जाना, इनसे ही आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको जो है और भी अच्छी से तैयारी करनी है और भी अच्छा स्कोर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना। यहाँ पर आपको HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना है और आपको 9th क्लास के सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं, MCQs भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। या तो ये कर लेना और सैंपल पेपर इस साल का वो कर लेना, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो आपकी मर्जी है वो कर लेना। यहाँ पे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन वगैरह, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और इनके देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आंसर ऐसे होते हैं गाइडों में नहीं मिलते। यहाँ पे प्रीमियम स्टडी मटेरियल में पेड में आपको बेच रहा हूँ मैं। देखो यार करना पड़ता है, अब इतनी मेहनत लगती है बहुत सारी आंसर बनाने में, ढूंढने में, तो इसलिए पेड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको हरियाणा बोर्ड में पेड आंसर्स भी मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके अभी बनाए नहीं है, लेकिन जब बन जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे अगर होंगे तो, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ और बाकी सारे सॉल्यूशंस भी, ताकि आप किसी से पीछे ना रह पाओ। सिलेबस वगैरह देखना अपनी क्लासेस का तो यहाँ से देख सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लेना, बहुत काम की वेबसाइट है, ठीक है। और वैसे एक और खास ट्रिक बताऊँ क्या तुमको, चलो अब
अभी तक अगर तुम टिके हुए हो कमेंट में बताना कौन कौन ये वीडियो अभी तक देख रहा है, ठीक है। एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ तुमको, अपना मीडियम चूज कर लेना, हिंदी इंग्लिश जो भी है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है सिर्फ उसकी जो बुक है, जैसे 9th क्लास में जो भी सब्जेक्ट ले रखा आपने, हिंदी है मान लो, हिंदी, ठीक है, उनके आंसर्स, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेड वाले हैं उनके आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे लिखे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आपको चाहिए, जैसे ये है हिंदी आपकी, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मैंने आंसर दे रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं पेड बेच रहा हूँ, वही आंसर आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे पेजेस के अंदर, बुक्स के पेजेस के अंदर। बस अपना मीडियम चूज करके और वहाँ से भी आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी याद कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ पेड में ही मिलेंगे, तो आपकी मर्जी है। देखो पैसे देने हो PDF के लिए देने हैं वो पैसे, सिर्फ उस और चीज़ के लिए नहीं है, बाकी वो फ्री है अगर आपको बुक से करना हो। चलो आई होप समझ में आ गई सारी चीज़ें। किस किस को ये चीज़ें पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके कितने सारे डाउट इसमें से क्लियर हुए हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।